Hello my dear students, so today we are going to start the new chapter for class 9, that is gravitation. So in class 9 we are having the 5 chapters. One is motion, force and laws of motion, which we have already covered in the previous videos. Now today we are going to start the new chapter, that is gravitation. So gravitation के अंदर we will study about the motion of the planets now. In force and laws of motion we studied about the Newton's law. In motion chapter we studied about the motion of the objects, right, in the straight line. Now gravitation के अंदर हम study करेंगे about the planetary motion, heavy bodies जो होती हैं उनके बारे में study करेंगे. This chapter has been divided into 2 parts. First part के अंदर we will study about the Newton's law of gravitation, centripetal force, centrifugal force and free fall, then gravity, acceleration due to gravity and the relation between acceleration due to gravity and the gravitational constant, and last but not the least weight and mass. उसके बाद इस चैप्टर में थर्स्ट एंड प्रेशर के बारे में स्टडी करना है, जो हम हाफ पार्ट के बाद करेंगे. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देन सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो आप सब ने जो फेयर्स लगते हैं, मेले लगते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा एक गेम लगती है मौत का कुआं. देखा आपने? yes, sir. तो वो जो मौत का कुआं, उसमें क्या होता है कि जो गाड़ी है वो इस तरीके से सर्कल के अंदर घूमती है, राइट, और वो एक टाइम पे आके उसकी स्पीड को भी कांस्टेंट कर देते हैं और वो घूमती रहती है, वो गिरती नहीं. तो देयर इज अ फोर्स, क्योंकि किसी भी बॉडी को अगर एक पर्टिकुलर मोशन देना है तो हमें क्या चाहिए? फोर्स. किसी पर्टिकुलर शेप में सर्कुलर में घुमाना है तो फोर्स चाहिए. तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स. सो सपोज इफ आई टाई अ स्टोन विद द थ्रेड एंड रोटेट इट, तो अगर ये मेरा एक सर्कल है इस तरीके से, राइट, मैंने एक सेंटर से यहाँ पे एक स्टोन टाई किया और मैंने इसको इस पोजीशन में दौड़ाया. सो व्हेन आई एम रोटेटिंग दिस इन दिस डायरेक्शन, तो व्हाट विल हैपन? द स्टोन विल बी इन मोशन, सर्कुलर मोशन. अब उस स्टोन में जो मोशन है वो किस वजह से है? क्योंकि एक फोर्स है जो इस सेंटर की तरफ लग रही है, राइट. दिस फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज, क्या बोलते हैं उसको? यस, क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट. तो सेंट्रीपिटल फोर्स मींस इसकी डायरेक्शन क्या है? इट इज डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, अब इस फोर्स लगने से इस स्टोन के अंदर जो मोशन आएगा, मोशन की वजह से एक्सेलरेशन भी जनरेट होती है. तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ओके, नाउ सपोज इफ द स्टोन यहां पे था और एकदम से यहां से थ्रेड ब्रेक हो जाए, तो व्हाट विल हैपन? द स्टोन विल गो इन दिस डायरेक्शन. इज इट? इसी डायरेक्शन में जाएगा. तो ये जो डायरेक्शन है दैट इज टेंजेंट. टेंजेंट मतलब जो एक पॉइंट पे टच करके जाती है. नाउ अगेन द बॉडी इज मूविंग आउट ऑफ द सर्कल. तो जब वो सर्कल से बाहर जाती है तब उस पर एक और फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट. जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, मतलब अवे फ्रॉम द सर्कल. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो 2 तरह की फोर्सेस हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होती है? जो बॉडी को सर्कल में मूव करवाने में हेल्प करती है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो बॉडी को सर्कल से बाहर फेंकती है. जैसे कि हम राउंड अबाउट में अगर घूमते हैं तो वो क्या होता है कि हमें एक फोर्स लगती है, उसको जो आयरन रोड होती है उसको हम बहुत टाइटली हैंग करके रखते हैं, पकड़ते हैं ना, होल्ड करते हो. वाई? बिकॉज एक फोर्स है जो हमें पुश करती है बाहर की तरफ. द मोमेंट यू विल लीव दीज रोड्स, तो आप बाहर जाओगे बिल्कुल उस सीसॉ से या सर्कुलर फॉर्म में जो हमारे स्विंग्स होते हैं उनमें से. सो दीज आर द फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल. सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस सर्कुलर मोशन से बॉडी को बाहर निकालती है. सो दिस इज अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एक साइंटिस्ट थे बहुत ही फेमस, दैट इज न्यूटन, विच वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस. तो वो साइंटिस्ट ने क्या बोला था? साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया था, दैट वी कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन.
तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने ये बताया था, कहता है कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी बॉडीज हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर, दे ऑल आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, राइट? अट्रैक्ट करती हैं। सपोज वन बॉडी इज दिस ऑफ मास स्मॉल m, छोटी बॉडी है, एक हमने बॉडी कंसिडर कर ली बड़ी m, दीज आर द सेंटर, इन सेंटर के बीच में डिस्टेंस है d, राइट? तो कहता इन द होल यूनिवर्स ऑल द बॉडीज आर अट्रैक्टिंग ईच अदर विद अ फोर्स, विद फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी। तो इन दिस यूनिवर्स ही एक्सप्लेन दैट इन दिस यूनिवर्स all the bodies or all the objects attracting each other with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them, right? सो दिस इज अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अगर हम मैथमेटिकली देखें, अगर फोर्स है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस स्मॉल m इंटू कैपिटल M एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d², राइट? अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/d², बट दिस इज प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो इसको मैं फिर से दोबारा लिख सकता हूं F इज इक्वल टू Gmm/d², वेयर दिस G टर्म इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट? ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे यूनिवर्स के लिए ये फिक्स क्वांटिटी है एंड इसकी वैल्यू होती है G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो एग्जाम के अंदर आपको वैल्यू भी पूछी जा सकती है, एग्जाम के अंदर आपको इसका यूनिट भी पूछ सकते हैं, राइट? यूनिट कैसे बना? अगर इसी फॉर्मूला को आप दोबारा लिखें, G इज इक्वल टू बनेगा F इंटू d² अपॉन m इंटू m। फोर्स का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। डिस्टेंस का स्क्वायर यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर। मास का किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो देखो क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दैट्स व्हाई दिस यूनिट इज यूज्ड। और इसकी जो वैल्यू है वो अर्थ की वैल्यूज पुट करके यूज करके उनको निकाला गया कि एक्स की वैल्यू जो मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ प्लैनेट है d, जो रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ प्लैनेट है। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल द हैवी बॉडीज, जितनी भी हैवी बॉडीज हैं सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। F इज इक्वल टू Gmm/d², वेयर G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M आर द मासेस ऑफ द प्लैनेट्स, D द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स। नाउ few important things, few important characteristics of Newton's law of gravitation. One is this जो फोर्स है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं इसको, द ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज क्या नेचर है? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव, बिकॉज ये बोलता है कि हमेशा वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, रिपल्सिव नहीं है। सेकेंडली दिस इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स इफ यू कैन सी आई हैव ज्वाइन दीज सेंटर्स, इन दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स थे मैंने उनको ज्वाइन किया है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि दिस फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम सेंटर टू सेंटर एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर द होल यूनिवर्स। ऑल द प्लैनेट्स जितने भी रिवॉल्व करते हैं, दे ऑल आर रिवॉल्विंग ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स लगाते हैं। जैसा कि रूम के अंदर आप देख सकते हो चेयर है, ये दो चेयर पड़ी हैं, तो दो चेयर्स भी क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट। तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर फिर अगर हम इसको हटा कैसे सकते हैं इतना इजीली, अगर ये मतलब अट्रैक्टिव नेचर है? क्योंकि बेटा जो मासेस हैं, राइट, मासेस आर वेरी स्मॉल
ड्यू टू विच द फोर्स इज वेरी स्मॉल, तो उसको हम इजीली उठा के रख सकते हैं, राइट। जो हेवनली बॉडीज होंगी या जिनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा या डिस्टेंस, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम बोल सकते हैं कि उनके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट विल बी मच ग्रेटर देन द अदर ऑब्जेक्ट्स, राइट। इसी वजह से हम रूम के अंदर किसी भी चीज़ को हटा सकते हैं, किसी भी चीज़ को इधर से उधर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लेस फोर्स, लेस ग्रेविटेशनल फोर्स। इज इट क्लियर? एंड दीज देयर आर इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जितने भी अर्थ की रेवोल्यूशन है, राइट, मोशन ऑफ प्लैनेट्स है, दीज ऑल आर स्टडीड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने ही इसको एक्सप्लेन किया था कि हाउ वी कैन explain about the motion of planets around the sun, right? So this is all about for today. That is, one is centripetal force, the force which helps the body to move in a circle. Another is centrifugal force, the force which always act in the direction away from the circle and it helps the body to move out of the circle. And then Newton's law of gravitation, which is very very important. Numericals भी आएंगे आपके पास इसमें। अब इसमें जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हमने देखनी है कि किस किस फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके ऊपर, तो कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। जैसा कि हमने फॉर्मूला बनाया F इज इक्वल टू GMM अपॉन डी स्क्वायर, राइट। अब आप देख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस, मींस अगर दोनों प्लैनेट्स के मासेस डबल हो जाएं तो फोर्स हमारी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स, राइट। अगर डिस्टेंस डबल हो जाए तो फोर्स हमारी रिड्यूस हो जाएगी, फोर्स रिड्यूस्ड बाय 4 टाइम्स, ये याद रखना है। मतलब अगर मासेस बढ़ाओगे बॉडीज के तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगी, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी, राइट। किसमें ज़्यादा वेरी करती है, डिस्टेंस में, क्योंकि डिस्टेंस में है स्क्वायर, राइट। तो इस वजह से अगर डिस्टेंस आपने 3 टाइम्स कर दिया तो 1/9 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, ओके। अगर एक बॉडी का मास 3 टाइम्स बढ़ाया तो फोर्स 3 टाइम्स ही बढ़ेगी, लेकिन अगर दोनों मासेस 3 टाइम्स बढ़ाओगे तो मास भी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी 9 टाइम्स बढ़ेगी, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं कि एक प्लैनेट का मास m है, दूसरे का 4m कर दिया, तो व्हाट विल बी द न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सो दिस वे यू कैन एक्सप्लेन एंड गिव योर आंसर, राइट। Thank you so much. Keep on watching my YouTube channel. So we'll be sharing the next topics in my next video.